यस सर। ओके, सो थोड़े केसेस दिए हैं, देख लीजिए आप, सॉल्व करते हैं हाफ एन आवर। थोड़े थोड़े बेसिक जो भी पढ़ा आपने कॉस्ट अप्रोच से वही है फंडामेंटल। क्लियर? सो फर्स्ट केस देख लीजिए। यूजफुल लाइफ दी गई है मोबाइल की 5 years, स्क्रैप वैल्यू 500, करंट एक्सपोर्ट प्राइस 5, यूजेज एवर दिस। सो इट इज बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड के डेप्रिसिएशन के रिलेटेड है ये। फ्रेंड्स सर एक सेकंड के लिए फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी रेडी विद योर पेन एंड पेपर। अगर आप इसको जस्ट एक पढ़ेंगे, पेन पेपर और कैलकुलेटर अपने साथ में रखिए। अगर आप इसको सिर्फ देखने के लिए पढ़ रहे हैं तो एक कभी भी आपको समझ नहीं लगने वाला। वेदर एक्सेल शीट अगर आपके पास पैरेलल कंप्यूटर में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक पेन पेपर एंड कैलकुलेटर जरूर अपने साथ रखिए। कुछ भी करिए, गलत भी करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे किए। तो जब तक आप अपने हाथ से कैलकुलेशन नहीं करेंगे आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होने वाला है। तो प्लीज बी रेडी विद पेन एंड पेपर बिफोर स्टार्टिंग दिस कैलकुलेशन सेशन। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी टू इंटरप्ट। कोई बात नहीं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द आरसीएन। क्या आएगा आरसीएन? Yeah, 5500. What is the depreciable amount? RCN minus scrap 5,000. 5,000. What will be a depreciation per hour? 5 rupees. divided by 1,000 ना? 5 rupees. 5 rupees per hour. Sorry, 5 rupees. हाँ, पढ़े तो यूजफुल लाइफ इन आवर क्या होगी? कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको ये आवर्स में। हाँ, तो कर रही है ना। So 5 into 365 into 24. 43,800. Yeah, 43,800. It is a total useful hour. So depreciation per hour क्या रहेगा? 43,000 minus 1,000. 0.11. Yeah, 0.114. 0.11. तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? यूजेस से मल्टीप्लाई कीजिए आप उसे 1000 आवर्स। 114. 15. ओके, डेप्रिसिएशन पर आवर इनटू यूजेस जो पर आवर टोटल यूजेस है 1000, सो 114. व्हाट इज द डीआरसी? डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? 5386. 5386. 5386. 5386. क्लियर? सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। सेम ही एग्जांपल है बेस्ड ऑन द, यहाँ पे आपको डे के हिसाब से गिनना है। जो हमने अवर किया वही डे। यूजफुल लाइफ इज 5 years, स्क्रैप वैल्यू इज 2% ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस है 30,000, टैक्स है 15%, यूजफुल डे है, यूजेस ऑफ डे इज 500 days। तो आरएनसी क्या आएगी आपकी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू 3,000 प्लस 15, 34,500. 34,500. स्क्रैप वैल्यू क्या आएगी? 500 minus 3,400. 600. क्या आएगी? 690. 600 rupees. 690. 600, 2% of export price, 690. So 690. तो 2% of 30,000, 600. 600. ठीक है सर। तो डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या रहेगी? डेप्रिसिएबल अमाउंट 33,900. या
डेप्रिसिएशन पर डे क्या रहेगा? तो टोटल डे आपको फाइंड करना है, वो तो बहुत सिंपल है। ओके, 5 इंटू डे 1825 1825। तो डेप्रिसिएशन पर डे क्या रहेगा? ₹18.57। ओके, 18 रुपये 57 या 58। सो टोटल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा आपका? डेप्रिसिएशन पर डे इंटू यूजेस गिवन इन अ डे। 9287। या ओके, वो पॉइंट का डेसिमल का डिफरेंस रहेगा। एंड व्हाट इज द डीआरसी? 4,500 minus 9. 5,200. 25,212 रुपए। 212 212. এইমাত্র ডিসো চার্জার टोटल नंबर ऑफ प्रिंट आउट 1000, प्रिंट आउट हो चुके हैं 200 एंड स्क्रैप वैल्यू है इसकी 1% ऑफ एक्चुअल प्राइस। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट फाइंड करना बहुत इजी है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या आएगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी? हाँ बोलिए। 11,000. 11,000। 10,000 प्लस 5% ऑफ 10,000 प्लस 500। सही है। सो ये तीनों का समेशन आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट रहेगा। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? 100. 100 रुपीस। 100 रुपीज। डेप्रिसिएबल अमाउंट 11,900. 10,000 10,900. 10,900। डेप्रिसिएशन पर प्रिंट आउट डेप्रिसिएबल अमाउंट प्लस टोटल प्रिंट आउट। इजी है, यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 1000। 10.9। 10.9 टोटल डेप्रिसिएशन पर प्रिंट आउट इनटू टोटल प्रिंट आउट। टोटल प्रिंट आउट है 200। 2180। 2180 2180। So what will be DRC? 8820 8820। 8820 सही है, आप तो पास हो जाएंगे। यहाँ तो हो जाएंगे सर। सर यही आएगा। हाँ यही आप बोले तो यही कर देता है। टाइप का रहेगा। Sir, depreciation per printout, how we get that figure? डेप्रिसिएशन पर प्रिंट आउट आपकी डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या आई है? 10,900 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिंट आउट क्या है? 1000। सो एक प्रिंट आउट निकालोगे तो कितना डेप्रिसिएशन होगा? सही है। तो आप देखिए डेप्रिसिएशन मतलब स्क्रैप वैल्यू रहनी ही रहनी है प्रिंट आउट की, मतलब 100 रुपये तो रहनी ही रहनी है। तो वो 100 रुपये डेप्रिसिएट कभी नहीं होंगे। सही है। अगर सिंपल यहाँ में 1000 प्रिंट आउट निकाल दूं तो डीआरसी क्या आएगी? यहाँ 200 है, उसकी जगह मैं 1000 कर देता हूँ तो डीआरसी क्या आएगी? पर प्रिंट आउट हाँ। वैल्यू तो होगी ना, फिर कम ही रहेगा। 100 इसकी स्क्रैप वैल्यू तो रहेगी ना। ओ सॉरी, कितनी है इसकी स्क्रैप वैल्यू? देखिए टोटल प्रोडक्शन हो सकता है 1000 यूनिट और यूजेज हो गया 1000 यूनिट, तो आपकी डीआरसी क्या बचेगी? सर वो इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू बचेगी ना, 100 रुपए बचेगी। इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू, तो 100 रुपये ही बचेगी। सही है। सो 100 रुपये कभी डेप्रिसिएट नहीं होंगे। स्क्रैप वैल्यू नेवर गेट डेप्रिसिएट। आपकी मिनिमम एसेट की मिनिमम वैल्यू स्क्रैप वैल्यू तो रहेगी रहेगी। ओके, सेम यहाँ पे भी है। एक्स करंट प्राइस 1 लाख रुपीज है। टैक्स ऑन द एक्स 18% है। अदर एक्सपेंसेस हुए हैं
यूजफुल लाइफ है 15 साल, स्क्रैप वैल्यू है 15,000, ईयर ऑफ परचेज था 2014, इफेक्टिव एज है 5 years, बैलेंस यूजफुल लाइफ दिस है, फाइंड दिस। ओके, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट था, बट दैट ट्विस्ट वी हैव ऑलरेडी पास आउट। ये ट्विस्ट हमने पहले भी कर दिया है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगी? 1,28,000। 1,28,000। 1,28,000, सही है। स्क्रैप वैल्यू क्या होगी? सीधा ही दिया है 15,000, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत सर नहीं। इसमें अदर एक्सपेंसेस थोड़ा डालेंगे आरसीएन में। दैट इज 10,000 फॉर द इरेक्शन कमीशनिंग और वो सारे एक्सपेंसेस है। बट सही वो है, मेंशन करेंगे तभी डालेंगे ना। तो वहां पे मेंशन होंगे, चिंता मत कीजिएगा। वहां पे वो भी एक्सपेंस मेंशन होंगे जो आपको नहीं लेने हैं, जैसे हमने सीआईएफ वैल्यू में किया था। जी जी जी। सही है, अगर वो ले लिया तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट गलत, आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट गलत तो डेप्रिसिएशन गलत, और डेप्रिसिएशन गलत तो डीआरसी गलत, तो आपके 3 क्वेश्चन गलत। सही, वो ऐसे भी आएंगे सम, हम देखेंगे, बट पहले आप थोड़े शार्प हो जाइए। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या रहेगा? 1,13,000। ओके, डेप्रिसिएशन पर ईयर क्या रहेगा? इसमें क्या है? 7,533 कैसे? फुल लाइफ से डिवाइड करेंगे। 17 से डिवाइड करेंगे। सर 7,533। ये देखिए, यहाँ पे टोटल यूजफुल लाइफ दी है वो बेकार में दी है। यहाँ पे इफेक्टिव एज 5 years दी है, बैलेंस यूजफुल लाइफ 12 years दी है, तो दिस डेटा यू हैव टू यूज। टोटल लाइफ आपकी 17 होगी, 6647। तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 6647। अगर आपने ये डेटा यूज किया और यहाँ से आपने 2011 से एज कैलकुलेट की, तो आप गए। ये दोनों डेटा यूं ही दिए हैं आपके मजे लेने के लिए। सही है, ये डेटा काम की नहीं है। सही है, अब टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा? सो अगेन डेप्रिसिएशन पर ईयर इनटू द इफेक्टिव एज, दैट इज 5। 33253। हाँ, 33235। डीआरसी क्या होगी? ये तो सिंपल है आपके लिए भी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, तो आपकी ये डीआरसी बनी। देखिए आपने ये, हाँ, 94। सो कंसेप्ट यही है कि आप डेटा सही से पढ़िए, केस स्टडी सही से पढ़िए, और जो भी अनवांटेड डेटा है उसे रिड्यूस कर दीजिए। अदरवाइज है तो सिंपल, आपको आता है, बट यू यूज द अनवांटेड डेटा, और वो डेटा पे आप मार खा जाओगे। क्लियर? सेम ये बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रही है। ओके, सो बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट के वर्ड आएंगे। सही है, सो हिस्टोरिकल वर्क सेम ही है, सिर्फ इसमें ये ही किया है हमने कि बुक्स ऑफ अकाउंट के चेंज किए हैं। ओके, सो ग्रॉस बुक वैल्यू क्या आएगी इसकी? 1,28,000 है। सेम ही आएगी। स्क्रैप वैल्यू क्या आएगी? 15,000। वो भी तो सेम ही दी है। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या आएगी? वो भी तो सेम है। डेप्रिसिएशन पर ईयर, अब देखिए सोचिए, यहाँ पे ट्विस्ट है। 15 आएगा ना सर? सॉरी, इसमें हमारा कारीगर तो इसमें 15 आएगा, यूजफुल लाइफ 15 है सर। कहाँ पे 15 है? ये वाली, हाँ जी ये भी डेटा है आपके पास? सर, वो तो उसमें बाद में आएगा, जो उसकी कॉस्ट निकालेंगे 3 आएगा ना, फिर 15 माइनस 12। बैलेंस वाली लेनी होगी सर। बैलेंस यूजफुल लाइफ भी है ना अभी। और आपकी एज कब से स्टार्ट होगी बुक्स ऑफ अकाउंट में? 11 से। 14 यूज से, नॉट 11 से। सही है, 14 यूज से, और यहाँ पे 14 यूज 2011 है, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग। सो टोटल लाइफ कितनी बनेगी आपकी? टोटल लाइफ कितनी बनेगी? 12 ही आएगा सर, 12 ही आएगा सर
इसको क्या आज वो डेट तो दी नहीं, फिर आज की डेट से कंसिडर करना पड़ेगा क्या? तो आज की डेट मतलब आज का ईयर पकड़ लो। 11 साल 11 years आएगा सर। 11 years आएगा सर। 23. 23. तो आपकी एज होगी 23। सही है। तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आएगा पर ईयर? ठीक है। तो 23 क्या कैसा है समझा नहीं। ये टोटल यूजफुल लाइफ समझाइए सर। देखिए एज कितनी है इस मशीन की आज की डेट में 22 में? 11 years. 12 साल। 12 साल। बैलेंस यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 ओके ओके, हाँ राइट, सॉरी। अच्छा, अच्छा 11 और 12 मिला के 23। 23। ओके 11 और 12 मिला के 23। डेप्रिसिएशन पर एनम का इक्वेशन क्या है? डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल लाइफ। टोटल लाइफ क्या आएगा अभी ये? 565. 113 डिवाइड बाय 23। ओके तो आपका जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है 113 डिवाइड बाय 23, आपका एक आंसर आता है 4913। 2513। टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा? एज कितनी है आपकी? इसकी 11. 11 years। इसकी 11 एज years। हो गई है 11। 54043. 4043 ओके सो 54043। अब दिया बुक वैल्यू या उसके नेट बुक वैल्यू बोलो या कैरिंग अमाउंट बोलो या WDV बोलो, कुछ भी एक ही है। बुक वैल्यू का मतलब क्या? 957. ग्रॉस बुक माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। आपका आंसर रहेगा 73597। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट हो या वैल्यूएशन हो, मैथोडोलॉजी एक ही है, सिर्फ नेम चेंज हो जाते हैं। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब ये सारे हिस्टोरिकल प्राइस है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब सारे आज के प्राइस है। बाकी कोई मेजर डिफरेंस ऐसा नहीं है जो हम समझने पाए। सर एक चीज बताने का कष्ट करें, यूजफुल लाइफ मशीन की 15 साल है, तो मैं 15 साल से ज्यादा मशीन को इस्तेमाल करने का सोच रहा हूँ। आप सोच नहीं रहे, कर रहे। देखिए ये जो यूजफुल लाइफ बुक्स ऑफ अकाउंट में दी गई होती है, इट इज जस्ट वन नंबर टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये है कि आपकी मशीन 20 साल तक चली है और अच्छी चल रही है और आगे 5 साल भी चलेगी, तो यहाँ पे nowadays as per the company act, companies are taking a certificate for the residual life। ये मशीन और कितना चल सकता है, और मैंने जाके सर्टिफिकेट कर दिया कि ये मशीन अभी और यूजफुल लाइफ चलेगा। 11 साल के बाद कंपनी ने बोला, इंजीनियर वैल्यूअर सर्वेयर को बुलाया और बोला ये मशीन की रेसिडुअल लाइफ दो, और मैंने रेसिडुअल लाइफ सर्टिफिकेट किया कि अगले 12 साल तक चलेगी। तो अब दे विल नॉट टेक केयर ऑफ दिस अमाउंट कि यूजफुल लाइफ एज पर द स्टैंडर्ड क्या है। दे विल टेक केयर व्हाट इज द बैलेंस लाइफ ऑफ अ मशीन एज पर द सर्टिफिकेशन। सही है। तो हो सकता है अगर ऐसा नहीं होता तो वी एज ए वैल्यूअर लूजिंग अ जॉब। कंपनी एक्ट वाले हमें पूछते ही नहीं। क्लियर? कुछ और भी क्वेश्चन हो तो वी कैन सॉल्व। ओके नेक्स्ट सेम वाला ही, मे बी कुछ गड़बड़ की होगी इसने। हिस्टोरिकल कॉस्ट सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, कुछ यहाँ पे लफड़ा है। देख लीजिए आप क्या हो सकता है इसमें। ईयर ऑफ परचेज कब खरीदा? पुट इन यूज 2013। इसको 13 और 22 ये लेना पड़ेगा सर। 9 साल इसकी, 9 और 12 21 साल हो गए सर। 21 साल आएगी इसकी लाइफ पर। 21 आएगी सर। पुट इन यूज से लेंगे ना। हाँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी एज स्टार्ट होती है फ्रॉम पुट इन यूज, नॉट फ्रॉम द ईयर ऑफ परचेज। सही है। सो आज की डेट में इसकी एज हुई है 9 इयर्स, तो 21 आएगा ये टोटल लाइफ हो गई उसकी 21। 21। ओके सो बुक वैल्यू क्या रहेगी? वो तो सेम ही है आपकी, स्क्रैप वैल्यू भी सेम ही है। डेप्रिसिएबल अमाउंट अब चेंज हो जाएगी, सॉरी वो भी सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन पर ईयर आपका चेंज हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे आपकी जो लाइफ टोटल लाइफ थी 23, अब हो गई है 21। 21 सो आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट बढ़ जाएगा। monthly minus 21 सही है। टोटल डेप्रिसिएशन 5381 इंटू आपकी जो एज है वो आ जाएगी। तो ये एक बार फिर से बताना, टोटल यूजफुल लाइफ इसमें कैसे आई 21? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन की एज कहाँ से स्टार्ट होती है? 2013। तो 2013 के हिसाब से मशीन की एज क्या हुई? 9 साल। 9 साल। 9 अब साल। मशीन अभी बैलेंस यूजफुल लाइफ कितनी है? 12 साल। 12 साल। तो 9 साल एज हो चुकी है, बैलेंस लाइफ 12 है, तो मशीन की टोटल यूजफुल लाइफ क्या हुई? ओके ओके, उसको माइनस कर 20। ठीक। सही है। सो टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन पर ईयर इनटू एज। एज ये अभी 9 हो चुकी है, 4839। सही है। राइट। और आपकी बुक वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बुक वैल्यू? क्रॉस बुक वैल्यू 120 minus 140 120 minus 40 यस। तो इन रेंज ऑफ द दिस आंसर आपका आएगा। ओके ये सेम है। नहीं समझ डेप्रिसिएशन हम आपको अभी कैलकुलेशन दिखाई। डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर क्या है? दूसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या है? 18750 या 18750। टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ 3 इयर्स, मतलब फर्स्ट 3 ईयर। अब ये मत पूछिएगा फर्स्ट ईयर करना है कि नहीं। 57813 सही है। तो पहले 3 जो ईयर का डेप्रिसिएशन है उसका सम करना है आपको। 10th year ग्रॉस ब्लॉक एट बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर। 4th ईयर का ग्रॉस ब्लॉक 4188। सही है। तो बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर ये है 4216 188। नेक्स्ट आ जाएगा 50 नेट ब्लॉक एंड ऑफ द 5th ईयर। एंड ऑफ 5th ईयर 3730 आपका क्लोजिंग है 3730 डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ द 10th ईयर। 10वें साल का डेप्रिसिएशन क्या है? प्लस सही है। तो 10वें साल में आपकी स्क्रैप वैल्यू रीच हो चुकी है, तो डेप्रिसिएशन आपका कुछ नहीं आएगा, दैट विल बी 0। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस किसी को भी, कोई भी फंडामेंटल क्लियर करने में? नहीं है। गुड। ओके सर ये जैसे ये तो प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, तो उसमें वो एक्सपेक्टेड लाइफ जो है हम लोग आ रहे हैं, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या मतलब कैसे करना पड़ता है उसको वो निकालने के लिए? मतलब ये मशीन और कितना साल तक जाएगा चलेगा, इसका कुछ आप बताइए कैसे कर सकते हैं ऐसे? नहीं वो तो लॉजिक सब क्या है? हाँ सर आपका लॉजिक क्या है उसके पीछे? नहीं मेरा लॉजिक नहीं, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, इसलिए आपको पूछा। नहीं, मैन्युफैक्चरर का मैनुअल देखना पड़ेगा ना, उसने कितनी लाइफ दी है। नहीं देखिए मैन्युफैक्चर कभी भी लाइफ नहीं देता, मैन्युफैक्चर ओनली वारंटी बताएगा। पीरियड देता है। वारंटी पीरियड दैट मे बी 1 ईयर 2 इयर्स और ऐसा वैसा। सर एक जनरल रूल ऑफ एप्लीकेशन 25 साल का रहता है ना आसपास, अगर आपका मेंटेनेंस ये सही तो है। जैसे यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, यूजफुल लाइफ इटसेल्फ भी तो जनरल वो है, मतलब कि ये 15 साल चलेगा, लेकिन मान लो 20 साल सर अगर हम इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो उसमें तो हमें उसकी स्ट्रेंथ करनी पड़ती है ना, कैलकुलेट, जैसे हम इसमें लैब में करवाते हैं स्टेबिलिटी टेस्ट। स्टेबिलिटी। तो नॉर्मली प्लांट एंड मशीनरी में कैसे पता चले? मैं वही बता रहा हूँ, नॉर्मली जो मशीनरी में यूजफुल लाइफ जो डिफाइन की होती है दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। ठीक सर। सही है कि
मशीनरी प्लांट में सिंगल शिफ्ट में कितनी चलती है, डबल शिफ्ट में चलती कितनी है, और 3 शिफ्ट में कितनी चलती है। सो आपको जो भी स्टैंडर्ड यूजफुल लाइफ दी गई है इन अ कंपनी एक्ट, वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हुए वो दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई पावर प्लांट का उन्होंने 40 इयर्स दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पावर प्लांट 40 इयर्स चलेंगे। कई बार एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं तो पावर प्लांट 20 इयर्स में भी खत्म हो जाता है, या कई बार रिपेयर एंड मेंटेनेंस अच्छे होते हैं तो पावर प्लांट 45 इयर्स 50 इयर्स भी चलते हैं। आज भी बहुत ऐसे पावर प्लांट है इंडिया में जो इज एस्टैब्लिश एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर द इंडिपेंडेंस, पर आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। So इसके लिए you required your observations, या you have to make a communications with a company or an operators or a manufacturers कि भाई आपके machines कितने चलते हैं, और बोला मतलब मान नहीं लिया, वो आपको मैन्युफैक्चरर्स से साथ क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ेगा। In short, you have to keep watch in a industry trend. ओके बहुत बार लोग पूछते हैं सर इसकी यूजफुल लाइफ क्या होता है, मुझे क्या पता यूजफुल लाइफ क्या होती है, मशीन देखूं तो मैं बताऊंगा कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या है। नहीं सर, आरएलए स्टडी होती है ना सर? आरएलए स्टडी होती है, बट दैट इज अगेन मैं वो बोल रहा हूँ वही एवरेज की बात होती है। और एज ए वैल्यूअर वी आर नॉट मेकिंग एनी स्टडीज ड्यूरिंग द साइट इंस्पेक्शंस, क्योंकि वो चीज एक कॉस्टली बात होती है और अदर टाइम कंज्यूमिंग बात होती है। जी सर जी। सो आपका जितना डेटा कलेक्शन और सेंस ऑफ द मशीन जितना अच्छा, मतलब आपके जितने ऑब्जर्वेशंस जितने ज्यादा, कल स्टैटिस्टिक में मैंने यही बताया, जितना आपका डेटा कलेक्शन अच्छा उतना आपके कंक्लूजन अच्छे। सही है। तो एज ए वैल्यूअर वी आर नॉट डिपेंड ऑन द एनी वन थर्ड पार्टी के वो बोलेगा वो बताएगा सही बताएगा। वी हैव टू सेंस द मशीन। ये वो चीज होती है ना कि मेरे रग रग में मशीन दौड़ रहे हैं, तो वो वाली बात होनी चाहिए एज अ वैल्यू ऑफ द पैकेज। सो जनरली एक्सपेक्टेड लाइफ तो बहुत होती है, जैसे भाई एयर कंप्रेसर समझ लो सिंगल शिफ्ट में चलता है तो 15 साल, टरबाइन की लाइफ जो गारंटेड लाइफ देते हैं मैन्युफैक्चर भी, इट इज मतलब पावर प्लांट के टरबाइन की इट इज 25 ईयर्स। और बहुत सारी जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं दे आल्सो डिफाइन कि भाई वी आर एज्यूमिंग 25 इयर्स, वी आर टेकिंग द 25 इयर्स फॉर द पावर प्लांट। अब देखिए टावर टेलीकॉम इक्विपमेंट के मशीनरीज है, वैसे उसकी लाइफ डिफाइन की है और चलते भी है अप टू द 8 इयर्स। बट ये इक्विपमेंट कैसे है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होती है, तो ये मशीनरी 2-3 साल के बाद तो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। जैसे पहले जो टावर इक्विपमेंट लगे थे हमारे टावर इक्विपमेंट, सही है, उसकी कैपेसिटी थी ओनली 8000 मोबाइल, 8000 इनकमिंग 8000 आउटगोइंग, उससे ज्यादा वो मोबाइल हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब वो कैपेसिटी हो गई है 1 मिलियन। एक ही टावर 1 मिलियन मतलब 10 लाख इनपुट ले सकता है, 10 लाख आउटपुट ले सकता है। तो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशंस की वजह से बहुत की यूजफुल लाइफ कम हो गई है। तो हमने वही अगेन याद कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीन, मेटल बेस्ड या मटेरियल बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन की आपको लाइफ एसेस करनी है तो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज होती है वो स्टडी करनी पड़ेगी, नॉट रादर द मशीन। इंडिया में मशीन तो सालों तक यूज करते हैं स्मॉल स्केल एंड मिडिल स्केल इंडस्ट्री में। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओगे, स्पिनिंग इंडस्ट्री में, सो वहां पे यू विल फाइंड द मशीन दैट वाज बिल्ड इन 1975 1918। आज 50 साल हो गए हैं तो भी लोग यूज कर रहे हैं। जैसे एचएमटी के लेथ मशीन्स, कैटरपिलर के डीजी सेट, आज 30-35 साल के बाद भी लोग यूज रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि कोई भी डीजी सेट 35 साल चलेगा। डिपेंड्स ऑन मेंटेनेंस एंड केयर। डिपेंड एंड मेंटेनेंस। तो ये लोग जो मतलब जो हमारे कौन है वो सुधीर वाले डीजी सेट, उनके हिसाब से देयर मशीन इज एफिशिएंटली वर्किंग फॉर द 12 इयर्स, और उसकी जो यूजफुल लाइफ वो बता रहे हैं कि भाई आपको 16 साल के बाद ये डीजी सेट निकाल देना। सही है, उसके बाद भी चलते हैं बट वो बोल रहा है कि एफिशिएंटली या इफेक्टिवली नहीं चलेंगे आपके।
तो वो 12 साल तक तो बोल ही रहे कि भाई हमारे मशीन 12 साल तक तो चलेगी ही चलेगी। 16 साल के बाद आप उसे निकाल सकते हो, क्योंकि उसके बाद में उसके परफॉर्मेंस की गारंटी हम भी नहीं दे, बट वो वारंटी देते हैं ओनली 1 ईयर। और किसकी? भाई रिप्लेसमेंट की। अगर कुछ बिगड़ा टूटा फूटा तो हम 1 साल तक ही फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे बहुत सारे जर्मन टेक्नोलॉजी और जापानीज टेक्नोलॉजी है। They give a guarantee of the performance of the machines for the 10 years if you use as per the manuals। मतलब जो भी स्टैंडर्ड गाइड दी है उस तरह से आप ऑपरेट करोगे तो their guarantee machine will run for the 10 years without interruptions। बट उसके मशीन चलते हैं 25 years तक। तो कंपनी ये नहीं बोलेगा भाई वी आर गारंटी फॉर द 25 years। सही है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो एक मशीन होता है जिसे बोलते हैं पाउच मेकिंग मशीन, फॉर्म फिलिंग एंड सीलिंग मशीन, फॉर्म फिलिंग एंड सीलिंग मशीन, सो FFS मशीन। जिससे जैसे ग्लूकोज की बोतल आपने देखी है, वो ग्लूकोज की बोतल और ग्लूकोज उस मशीन में बनती है। तो कुछ जर्मन मशीन्स ऐसे हैं दैट आर रनिंग 365 days 24 hours। कुछ नहीं होता उसे सिर्फ साल में एक बार 1 या 2 घंटे रोकना पड़ता है टू उसके जो गैस है अंदर, जो गैस जो भी फिल करते होंगे वो गैस कूलिंग गैस या कुछ भी गैस है दैट वर्क एज अ लुब्रिकेटेंट है, तो 1 घंटे बंद करते हैं उसे चेंज करने में, और वो बोलते हैं साल में एक ही बार चेंज करना पड़ेगा आपको। अब ये मशीन चलते हैं 15-20 साल विदाउट एनी इंटरप्रेस। तो ये मशीन की लाइफ है। ऐसे ही इंडियन मशीन भी है जो सेम काम करते हैं, फॉर्म फिलिंग एंड सीलिंग मशीन। बट इंडियन मशीन आर डिजाइन फॉर द 1 hour 1 शिफ्ट ओनली, कि भाई हमारे मशीन दिन में 8 घंटे ही काम करेंगे, उससे ज्यादा काम लोगे तो उसकी एक्यूरेसी की गारंटी हम नहीं देते। और वो अच्छे चलते हैं 7 से 8 साल तक। जो एक्यूरेसी चाहिए कि भाई आपके ग्लूकोज के बॉटल में फील होना चाहिए 500 ml, तो 500 ml ही फील होना चाहिए, न तो ज्यादा न तो कम। फार्मास्यूटिकल का पता है अगर ज्यादा हो गया तो भी नुकसान, कम हुआ तो भी नुकसान। तो दैट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड फ्रॉम द मशीन्स। अगर वो एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो गई तो वो मशीन किसी काम का नहीं। अगर 500 के ml की जगह 450 या 460 या 470 फील हुआ तो मीनिंगलेस होता है। मतलब फार्मा कंपनी को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो मशीन की यूजफुल लाइफ क्या होती है उस पर बहुत वेरिएंस है। कौन मैन्युफैक्चर है, कौन सी शिफ्ट में यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। बट अकॉर्डिंग टू द मशीन्स टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर, उसकी ब्रांड नेम, उसके मशीन की 2 चीज टेक्निकल वर्ड में उसे बोलते हैं रिपीटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। रिपीटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। मशीन कितने समय तक काम कर सकता है, रिपीटिव वर्क कितने लंबे समय तक, और रिलायबिलिटी वो जो काम करता है वो कितना रिलायबल होता है, मतलब कितना एक्यूरेट होता है। और उसी पे मशीन के प्राइसिंग भी डिसाइड होते हैं। मैं बोला FFS, फॉर्म फिलिंग एंड सीलिंग मशीन। इंडियन मशीन आते हैं अच्छे मशीन बड़े वाले 80 लाख से 90 लाख तक। वही जो जर्मन कंपनी है दे आर सेलिंग 6 करोड़ to 7 करोड़। देन ऑल्सो इंडियन मैन्युफैक्चरर परचेज करते हैं क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी सॉलिड है। वहां पे ना तो मैन पावर चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ मटेरियल लोड कर दो, मशीन अपने आप प्रोडक्शन करता ही रहेगा। तो ड्यूरिंग अ ईयर या ड्यूरिंग अ यूजेज ऑफ दैट मशीन इट इज मोर इकोनॉमिक देन टू परचेज द इंडियन मशीन। तो ये बहुत सारा इकोनॉमिक फंडा है। ओके, नॉट वी आर डिस्कसिंग। ये चलिए ये सॉल्व करिए 8 नंबर का। सही है। तो क्या करना होगा इसके लिए मुझे फुल स्क्रीन मोड, आई थिंक सो अब विजिबल हो गया सबको। जनरल ओवरहेड क्या होता है? सॉरी, कॉस्ट ऑफ जनरल ओवरहेड लिखा है, वो क्या चीज होती है? वो तो मुझे भी पता नहीं, आप बताइए।
एग्जाम आपको देनी है, मुझे थोड़ी देनी। सही है। सर इसमें एक्सक्यूज मी सर, इसमें हाँ, तीन चीजें दी हुई सर। एक यूजफुल लाइफ दी है, एक इफेक्टिव एज दिया है, एक बैलेंस यूजफुल लाइफ। सही है। तो हमें यूजफुल लाइफ और देखिए useful life पहले जो यूज किया है वही फंडा है। इसमें आपको यूजफुल लाइफ ज्यादा दी है बट बैलेंस यूजफुल लाइफ अभी कम है, तो इसकी लाइफ हो जाएगी 16 साल। 16 साल। ठीक। सही है। अब यहाँ पे जो मैडम ने पूछा वही चीज है, बहुत सारे कॉस्ट दिए हैं। सही है, तो इसमें से कुछ ऐसे कॉस्ट होंगे जो आपको अडॉप्ट नहीं करने हैं। जी। जैसे इंटरेस्ट आफ्टर कमर्शियल ऑपरेशंस, वो कैपिटलाइज नहीं होता जैसे प्लांट एंड मशीनरी। कॉस्ट ऑफ जनरल ओवरहेड केस, वो भी कैपिटलाइज नहीं होता। सो ये कुछ कॉस्ट दिए हैं, इस सारे में से आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना। अगर आपने सारे ले लिए तो गए हैं। सही है। सो यहाँ से जो भी कॉस्ट दिए गए हैं उसमें से देखिए व्हाट इज एलिजिबल, व्हाट इज नॉट एलिजिबल, और जो नहीं एलिजिबल है वो उसको आप कैलकुलेशन में मत लीजिए। सही है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, इंटरेस्ट आफ्टर कमर्शियल ऑपरेशंस एंड कॉस्ट ऑफ जनरल ओवरहेड वो आपके रिप्लेसमेंट कॉस्ट में कैलकुलेट नहीं होंगे। सर ये भी नहीं आएगा ऑयल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इरेक्शन, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ ईएनसी में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होगा। क्या बोले आप? ऑयल कंज्यूम, ड्यूरिंग देखिए ऑयल कंज्यूम ड्यूरिंग द इरेक्शन है, ऑयल कंज्यूम आफ्टर द कमर्शियल ऑपरेशन नहीं है। सर पर वो ईएनसी कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ ईएनसी यही होता है। कॉस्ट ऑफ ईएनसी में होना चाहिए, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईएनसी, बट अलग से दिया है तो यू हैव टू। सही है, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड ईएनसी, कोई बात नहीं, ये बात भी सही है आपकी, पर अलग से दिया है तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ द ईएनसी ओनली, कॉस्ट ऑफ द ईएनसी ओनली। डबल बार तो नहीं काउंट हो जाएगा उसमें भी, और तो इसको इग्नोर नहीं करना है, काउंटिंग आएगा। हाँ, यहाँ पे काउंट नहीं किया तो यहाँ पे काउंट करना है। तो जो डेटा दिया है उससे प्ले कीजिए, आपके जो भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है उसे छोड़ दीजिए। सही है, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट करेंगे वो कंप्यूटर नहीं सुनने वाला है, या फिर IBBI एग्जाम वाले को नहीं बोल सकते ये कॉस्ट आता है कि नहीं रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। आप बोले यस और नो, आता है ना, दिया है ना, तो यस काउंट करना है, अगर नो है तो काउंट नहीं करना है। तो मान लो सर अब इसमें उन्होंने लेबर का भी एक्स्ट्रा दे दिया था कि इरेक्शन एंड कमीशनिंग में तो लेबर भी देना पड़ेगा, तो लेबर भी ऐड करना पड़ेगा। ओके ओके। ऑल द कॉस्ट अप टू द पुट द एसेट इनटू सर्वेबल कंडीशंस, वो सारे कॉस्ट एलिजिबल कॉस्ट लेना पड़ेगा। देखिए ये तो नहीं आता क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन में भी आएगा, कॉस्ट ऑफ जनरल ओवरहेड नहीं आता। जैसे किसी को सैलरी दी, पिन को सैलरी दी, वो जनरल ओवरहेड नहीं आते, बट अगर कॉस्ट ऑफ द ओवरहेड अंडर द मशीनरी लिखा होता ना तो वो आ जाता, क्योंकि वो जनरल कॉस्ट। अच्छा, ओवरहेड ऑफ द मशीनरी, तो मशीनरी के ओवरहेड में जो भी कॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग द इरेक्शन वर्क, कमीशनिंग वर्क, वो सारे आ जाते। सही है। इसमें सर हम लोग एक्स प्राइस लेंगे, टैक्स लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लेंगे, हाँ, और कॉस्ट ऑफ ईएनसी यूज करेंगे। इंटरेस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क क्यों नहीं लेंगे? लेंगे सर, उसको लेंगे, उसके भी लेंगे। ठीक है, सही है। सो जो एलिजिबल कॉस्ट है वो हम सारे एलिजिबल कॉस्ट लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। 1 2 3 7 0 0 है क्या सर? 1 2 3 7 0 मुझे आइडिया नहीं है क्या होगा, क्योंकि मैंने रिबन हाइड कर दिया। अब रिबन को मुझे खोलना है, या कि यहाँ पे एक से खुलेगी। ओके, ये आया। ओके, 10 लाख प्लस 18%, तो ये 5, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये लेना है, ऑयल कंज्यूम लेना है, तो टोटल एक्सपेंस जो आपका हुआ 1 2 3 7
ये आया, ये यहाँ भी है जो मैं ब्लैक करना भूल गया। ओके, ये सारे आपके रिप्लेसमेंट कॉस्ट के पार्ट है, ये दो पार्ट नहीं है, तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये वाली आएगी। ओके, कोई और क्वेश्चन, किसी को डाउट? ओके, वैल्यू तो 25,000 दिया है। स्क्रैप वैल्यू कहीं पे दिया है तो सीधा ही ले लेना है, कोई मतलब नहीं है उसका। 25,000 25,000 दिया है। हाँ, डेप्रिसिएबल अमाउंट हाँ, ये फाइन। अब ये थोड़ा दिक्कत आता है, उसके लिए आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा, सिंपली बात है, सही है। सो इफेक्टिव एज 5 इयर्स दी है, यूजफुल लाइफ 25 इयर्स दी है, इफेक्टिव एज 6 ईयर दी है, बैलेंस यूजफुल लाइफ 10 इयर्स दी है। सर इसमें ईयर ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन 2015 में स्टार्ट किया था। सही है, तो हमारा 16 ईयर और मतलब 6 साल और जोड़ देंगे। कहाँ से जुड़ेंगे? आपको एज दे गई है, तो व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट कब परचेज किया था, कब इरेक्शन कंप्लीट हुआ, कब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। आपको यहाँ सीधा ही एज दे गया है, इसका इफेक्टिव एज 6 इयर्स है। और बैलेंस एज भी जोड़ेंगे ना सर, बैलेंस यूजफुल लाइफ। तो बैलेंस यूजफुल भी लाइफ दी गई है। सो ये सारे जो डेटा है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए दिए हैं। सही है कि आप गलती कर लो। यहाँ क्या होगी यूजफुल लाइफ ऑफ टोटल 16 साल। 16 साल। तो डेप्रिसिएशन पर एनम का कितना आएगा? 77,750। सही है, 75,750। तो टोटल डेप्रिसिएशन क्या आएगा? 4,54,500। ओके, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे आप इफेक्टिव एज से, तो आपका आंसर मिलेगा। और डीआरसी क्या आएगा, वो भी इजी है, 7,82,000। ओके। देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर आपके सही होंगे अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन सही हुआ। अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही गलत हुआ तो सारे गलत ही होने वाला है। तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है। सी है, आपने प्री एज्यूम पे सब काम कर लिया कि मुझे ऐसा ही करना है। नहीं सर, सर एक मिनट सर। हाँ बोलिए। जैसे ये डिप्रिसिएशन हमने सर जो इफेक्टिव एज 6 ईयर का लिया था, तो यूजफुल लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यूजफुल लाइफ उसको इंक्लूड नहीं करना था सर। डेप्रिसिएशन जो पास्ट हो गया उस पे लगता है, फ्यूचर पे थोड़ा लगेगा डेप्रिसिएशन। अच्छा ठीक, तो इफेक्टिव एज पे लगेगा। सर वैसे इन जनरल यहाँ पे जो कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट 2015 लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग 7 इयर्स बनता है, बट इसकी वो रिपेयर या कुछ होगी तो मे बी उसकी नहीं, रिपेयर नहीं तो आइडियल पड़ा रहा ना, ये मशीन 5 साल तक आइडियल पड़ा रहा। अगर आप इसको एज गिनोगे आज की डेट में तो 11 ईयर होते हैं। 22 माइनस 11 तो 11 हो रहे, बट ये 5 साल तो आइडियल पड़ा रहा। सो दैट आइडियल का हम एक ही साल गिनते हैं, सही है। जो आइडियल पड़ा रहा वो हम नहीं कैलकुलेट करते। सो इफेक्टिव एज इसीलिए दी है भाई, आइडियल पड़ा रहा बट उसकी एज टिप टॉप है आज। कैसी टिप टॉप है? जैसे 6 साल पुराने मशीन की होनी चाहिए। सर सही है सर, यहाँ बोलिए। ये तो अंडरस्टूड हो गया कि हमने क्वेश्चन में गलती नहीं निकालनी, जो किया वही करना है। बट सर इसमें अगर इफेक्टिव एज नहीं दी होती फिर हम क्या लेते इसकी एज? 15 से लेते ना फिर। देखिए इफेक्टिव एज नहीं देती है तो ऑपरेशनल स्टार्ट से आपके पास ऑप्शन होता है। सो ये टाइम गैप है, इसीलिए इफेक्टिव एज आपको दी है। सो आपको एक बार वो सारा सब कुछ स्टडी, ये क्या है, ओके ये रहने देते हैं। ये सेम वाला इजी है, इनकम अप्रोच बेस पे है। ओके चलिए ये देखते हैं।
सर वो पिछले वाले न्यूमेरिकल का लास्ट आंसर क्या था? DRC। हाँ वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, ये तो इजी है। आप आंसर मत याद रखिए, इक्वेशन और कैलकुलेशन याद रखिए, क्योंकि फंडामेंटल याद रखिए, आपके फिगर्स तो कभी भी चेंज हो सकते हैं। सही है। सो 12 लाख दिस माइनस दिस आपका आंसर आएगा। सही है। तो DRC मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या दिया है, या ईयर ऑफ परचेज 2011 ऐसा कुछ बोला है। हिस्टोरिकल कॉस्ट 10 लाख है, टैक्स 20 लाख है, ग्रॉस ब्लॉक ये दिया है, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू 50,000 दिया है। एज ऑन टुडे न्यू सिमिलर मशीन अवेलेबल द 15 lakhs। टैक्स जो इस पे लगेगा इट इज अ 15%, जो सर्विसेबल कंडीशंस लाने में जो अदर कॉस्ट है इट इज दिस मच 2.5 lakhs। स्क्रैप वैल्यू आज के डेट में भी उसकी स्क्रैप वैल्यू 15,000 है। इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, 2011 का इंडेक्स नंबर ये था, 2021 का इंडेक्स नंबर ये था। मशीन की यूजफुल लाइफ 20 years है। ओके, ये थोड़ा चेंज हुआ है, इतना भी नहीं कि आप समझ नहीं पाए। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ द कंपनी हैज मेक as a transportation, erection, commission, etc. other cost for the put the asset into working condition in 2011। तो कंपनी ने 2011 में अदर कॉस्ट कितना खर्चा किया है? 3 लाख। 2,50,000। 2,50,000 कैसे, 3 लाख कैसे? सर क्योंकि टैक्स के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 12 लाख और ग्रॉस ब्लॉक टोटल 15 लाख है, तो जो बैलेंस अमाउंट 3 लाख है वो उसमें अदर कॉस्ट में होगा इंक्लूड। सही है। 2.5 लाख कैसे? ये दिया हुआ ना अदर कॉस्ट 2,50,000। नहीं, अरे ये तो एज ऑन टुडे डेटा दिया है, आज की डेट में डेटा दिया है सर ये इंडेक्स से माइनस करना पड़ेगा, जो 170 और 130 है ना, देखिए वो रिलेटेड नहीं है। अभी जो क्वेश्चन है वो देखिए, कंपनी ने 2011 में कितना अदर एक्सपेंसेस किया है। देखिए ग्रॉस ब्लॉक है 15 लाख और जो मशीनरी की प्राइस है इट इज 10 लाख प्लस 20 था, मतलब ये मशीन की कितना बनेगा? 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। अंडू के हाँ, जो 2 लाख उसके मशीन के, तो 12 लाख का मशीन की कॉस्ट हुई और 12 लाख का मशीन खरीदा और उसका ग्रॉस ब्लॉक है इट इज 15 लाख। व्हाट यू मीन बाय ग्रॉस ब्लॉक? मशीन कॉस्ट प्लस अदर कॉस्ट सब कुछ मिला के कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक बनेगा, जो हमने आगे एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ में किया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड है। व्हाट इज अ ग्रॉस ब्लॉक? तो हमने क्या किया था, ये था टैक्स अदर कॉस्ट यहाँ पे दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन 10,000 इज अ क्वेश्चन, तो ग्रॉस ब्लॉक हमने कैसे फाइंड किया था भाई? 1 लाख प्लस 18% ऑफ 1 लाख प्लस 10,000। सो हमारा ग्रॉस ब्लॉक हो गया ये। यहाँ पे हमें मशीन की कॉस्ट और रेट दिए है और ये ग्रॉस ब्लॉक दिए है, तो इस पे पूछा है कि अदर एक्सपेंस क्या है। तो ग्रॉस ब्लॉक माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन, ग्रॉस ब्लॉक माइनस कॉस्ट ऑफ द मशीन इज अदर एक्सपेंसेस। सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है इट इज 3 लाख रुपीज। ओके, फाइंड द नेट बुक वैल्यू, फाइंड द नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू का मतलब पता है ना सबको? कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन माइनस टोटल इम्पेयरमेंट लॉस। यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं दिया गया तो डोंट वरी इट। सो ग्रॉस ब्लॉक माइनस टोटल डेप्रिसिएशन इट विल बी योर नेट बुक वैल्यू। उसे आप बोल सकते हो WDV वैल्यू, उसे बोल सकते हो कैरिंग अमाउंट, उसे ही बोल सकते हो नेट बुक वैल्यू।
नेट ब्लॉक, जो भी कुछ पूछा है, कंफ्यूज नहीं हो, ये सारे वर्ड एक ही है। ग्रॉस ब्लॉक माइनस 15,000। Net book value minus what, sir? You said for the historical cost minus क्या बोला आपने? Net book value का? आपका जो भी ग्रॉस ब्लॉक है माइनस टोटल डेप्रिसिएशन माइनस टोटल इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, यह टोटल इम्पेयरमेंट। ओके, ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट या कुछ भी ले लीजिए आप। ये इसका मैं कम कर देता हूँ। सो इसका ग्रॉस बुक ब्लॉक तो आपको दिया है 15 लाख। सो आप इसका टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड कीजिए। इसमें डिप्रिशिएशन रेट निकालना पड़ेगा ना पहले। आपको कहाँ बोला गया है कि WDV से कीजिए? ठीक है, जैसे ही डेप्रिसिएबल अमाउंट वर्ड यूज हुआ है तो डेप्रिसिएबल अमाउंट WDV में आया नहीं आया, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में आया। एज WDV मेथड में आया नहीं आया, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में आया। WDV मेथड में क्या आता है? यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये वर्ड होते हैं तो यू कैन गो विद WDV मेथड, बट ऐसे वर्ड यही नहीं। ओके, सो आज की डेट में ये मशीन की एज क्या है? आज की दिन में ये सॉरी 11 ईयर। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? 14,15,000। 14,50,000। 15 लाख माइनस 50,000। ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना है? यूजफुल लाइफ आपको दी है 20 ईयर्स। सो ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा 500। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? एज कितनी हुई आज के डेट में? 7,97,500। ओके, सो नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ग्रॉस ब्लॉक माइनस टोटल डेप्रिसिएशन 15 लाख माइनस 7 दिस 7,02,000। सही है। और दूसरी चीज, जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, और एग्जाम में तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और एग्जाम में बाजू वाला भी नहीं होता। ओके, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द मशीन? देखिए, जो डेटा दिया है उससे पूछा गया है व्हाट इज द रिप्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द मशीन। यहाँ लॉजिक बैठता है। इसमें हम 1,50,000 बोलिए, चलिए 19,75,000। कैसे किया? सर रिप्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करना है तो कैसे करोगे? यूजिंग गिवन डेटा। ओके, यहाँ तक का डेटा हो जाएगा इससे। बोले रिप्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? सर इंडेक्स लेके करेंगे 21/2011। ये आपके एक्स प्राइस दिया है, इसे यूज नहीं करोगे आप? 15 लाख इसके ऊपर टैक्स पड़ेगा और अदर कॉस्ट इंक्लूसिव करके 19,70,000 आ जाएगा। सो ये कॉस्ट लेके करोगे आप? ये डेटा यूज करके करोगे? ये डेटा यूज करके नहीं करोगे? एग्जैक्टली। मतलब क्या एग्जैक्टली? यस और नो? सर रिप्रोडक्शन कॉस्ट तो ओरिजिनल जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उससे आएगा। सही है। सो ये आप देखिए, इट इज एक्स वर्क प्राइस ऑफ अ सिमिलर मशीन है। सिमिलर वर्ड यूज होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट में, नॉट अ रिप्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा, जब हम इंडेक्सेशन से पढ़े थे
तो हमने बताया था कि जब भी इंडेक्सेशन करते हो तो यू आर गेटिंग द रिप्रोडक्शन कॉस्ट, नॉट अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और यहाँ पे इंडेक्सेशन नंबर दिए है, आपको मशीनरी की एक्सपर्ट हिस्टोरिकल प्राइसिंग दी है। सो रिप्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने के लिए यू हैव टू यूज दिस डेटा। तो फर्स्ट आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1.30 1.31 1.3 कोई बात नहीं। ओके, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया दिस। आपकी हिस्टोरिकल एक्सपर्ट प्राइस क्या है? 10 लाख 10 लाख। हिस्टोरिकल। तो आज की डेट में एक्सपर्ट प्राइस क्या होगी? 1,31,000 1,31,000। आज की डेट में टैक्स क्या है? टैक्स है 15%, 15% हो जाएगा आज की डेट का 15%। तो एट द टैक्स, दैट इज 15% ऑफ दिस अमाउंट। आज की डेट में अदर एक्सपेंसेस क्या है? 2.5 लाख। 50,000। तो एट दिस 2.5 लाख और ये सब मिलाओगे तो यू विल गेट द रिप्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ दूसरा एक फंडा लागिए, जब भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्लाई करते हो तो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लगता है, नॉट अ ओरिजिनल कॉस्ट या नॉट अ कॉस्ट विद द टैक्सेस और नॉट अ ग्रॉस ब्लॉक। प्रैक्टिस में हम कर देते हैं, इंडेक्स नंबर अप्लाई कर देते हैं सीधा ग्रॉस ब्लॉक पे, बट थियोरेटिकली इट इज रॉन्ग। सही है? सो आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही इंडेक्स नंबर लगेगा और उसके बाद में आज के जो एक्सपेंसेस दिए गए होंगे दैट यू हैव टू अडॉप्ट फॉर द कैलकुलेशन। सही है? सेम क्वेश्चन है या एनी क्वेश्चन? ये जो हिस्टोरिकल एक्स प्राइस है जो 10 लाख है, थोड़ा इसको फिर बताना सर। इंडेक्स हमेशा लगता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। सही है? और इस एग्जांपल में हमारे मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट थी 10 लाख, तो 10 लाख पे इंडेक्स लगेगा, नहीं के 15 लाख पर, नहीं के 12 लाख पर। क्लियर सर, क्लियर। सही है? हाँ बोलिए। इसमें कैलकुलेशन में जो हमारा MF आया 1.31 उसको राउंड ऑफ करके नई कैलकुलेशन की गई हुई है शायद, जो एक्स प्राइस। हाँ, इसको राउंड ऑफ नहीं किया हुआ एक्स प्राइस की वैल्यू निकालते वक्त। सेम ही है, मतलब राउंड ऑफ क्या बोल रहे हो आप? सर जब हम ये हम MF निकालते हैं तो 1.307 आता है, हमने उसको राउंड ऑफ किया हुआ है ना 1.31 में, अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो वैल्यू ओके, आप यही बोल रहे हो ना? 1,31,000 आती है। 1.30 है फैक्टर इंडेक्स आया जो। हाँ, ये चीज सही है। हाँ ठीक है। माइनर चेंज हो सकता है, दैट इज ड्यू टू द डेसिमल। वो मैं यहाँ भी बोला कि 2 डेसिमल तक हम जाते हैं। सो आपका जो रिप्रोडक्शन कॉस्ट आएगा 17 लाख समथिंग, उसमें कोई डाउट आपको किसी को भी? फाइंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फाइंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू, ये डेटा दिया गया है आपको। अब कौन सा डेटा यूज करना है आप सोचिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट फाइंड करना है आपको। सिमिलर मशीन वाला। कॉन्फिडेंस से बोलिए, ऐसे गुनगुन करके मत बोलिए। कौन से डेटा यूज करेंगे यहाँ से? जो 15 लाख सिमिलर मशीन सिमिलर मशीन वाला जो सिमिलर मशीन्स के जो ये डेटा है दैट विल बी यूज्ड फॉर द फाइंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, सो 15 लाख प्लस 15% ऑफ 15 लाख प्लस 2.5 लाख। ठीक, सही है? सही है। तो एक्सवर्ड प्राइस आपकी है आज की डेट में 15 लाख, 75,000। उस पे टैक्स एक्सपेंसेस आपके और उस पे आपकी अदर कॉस्ट आज की डेट में, तो आपकी आ जाएगी 19,75,000। ओके। आपने रिप्रोडक्शन कॉस्ट मिला, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मिला। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे छुपाना पड़ेगा पर पहले तो हमने सबने देख लिया। फॉर विच कॉस्ट यू विल यूज वैल्यूएशन फॉर द बैंक पर्पस। बैंक के लिए वैल्यूएशन करते हो तो आप कौन सा वैल्यू अडॉप्ट करोगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट और रिप्रोडक्शन कॉस्ट? जो कम होगा सर। जो कम होगा, दैट्स व्हाई इट इज अ रिप्रोडक्शन कॉस्ट। एंड व्हाट इज अ DRC ऑफ अ रिप्रोडक्शन कॉस्ट? इसकी
डीआरसी क्या आएगी? आपने रिप्रोडक्शन कॉस्ट यूज किया फॉर द वैल्यूएशन पर्पस, तो इसकी डीआरसी क्या है? DRC, that is a depreciated replacement cost. Okay. आपकी डेप्रिसिएटेड रिप्रोडक्शन कॉस्ट है 17,53,000 समथिंग, उसी को यूज करके आप आगे काम कीजिए। एज क्या हुई मशीन की आज की डेट में? 2011 में परचेज की थी, तो आज की डेट में एज हुई 11 ईयर्स। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होगा? तो रिप्रोडक्शन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। स्क्रैप वैल्यू क्या दिया है? 50,000 रुपया। ओके, स्क्रैप वैल्यू आपको 50,000 दिया है, ऊपर और नीचे सेम ही है। देन ऑल्सो रिप्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करते हो तो आज की डेट की स्क्रैप वैल्यू लेनी है, अगर अलग अलग है तो। ओके, तो 15,000 हमने डिडक्ट कर दिए। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर, यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स दी है, तो उससे डिवाइड कर दिया है हमने 20 ईयर्स से। और टोटल डेप्रिसिएशन एज से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यह टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। और डीआरसी पूछा है, इसका मतलब रिप्रोडक्शन कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन विल गिव यू आंसर। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? DRC कितना है? 816731। आपके लास्ट डिजिट में कुछ डिफर आ सकता है, बट जो आगे वाले डिजिट है वो होने चाहिए 8167। ओके, किसी को कुछ डाउट, कुछ कोई भी क्वेश्चंस, कुछ भी कुछ हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको पूछता हूँ। ओके, कैन वी गो अहेड के खत्म करना है? और 1 2 3 केस स्टडी करना है, 1 2 3 जितने भी, या खत्म करना है आज का दिन का? केस स्टडी तो करना पड़ेगा सर, अभी तो बहुत कंफ्यूजन नहीं, है। वो मुझे पता नहीं है। देखिए आप लोग अभी स्क्रीन पे 28 है, कितने लोग यस बोल रहे हैं? एक करते हैं सर, बोल दो यस नो तो पता चलेगा। नहीं ये यस एक्सेल शीट आप शेयर कर देंगे अगर, तो ये प्रैक्टिस शेयर कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। क्या क्या बोला सर आपने? मैं शेयर कुछ नहीं करने वाला हूँ। जब तक आप शेयर नहीं बनेंगे वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तब तक मैं शेयर नहीं करूंगा। तो जब ये तो क्या होती है, शेर को घास चारे खिलाने की बात होती है। अभी आज तो पहली बार पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा तो पहली बार पढ़ा तो दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। वही तो बोल रहा हूँ, पहली बार है तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कोई बात नहीं, हो जाएगा। मुझसे हो गया, छोटे बच्चे से, तो आपसे तो हो ही जाएगा। छोटे बच्चे जल्दी सीख लेते हैं सर। तो वो बात है, तो आप थोड़ी देर से सीखेंगे, और क्या है। सही है, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। बातों से कुछ बात नहीं बनेगी, बट ये लास्ट कर देते तो आई थिंक सो 7 भी बच गए अभी, और थोड़ा अच्छा भी है, इंपोर्टेड मशीनरी का है तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग और होगा। ओके, सो ईयर ऑफ परचेज मशीनरी का है 2011। CIF वैल्यू थी 10,000। कॉस्ट ऑफ मरीन ट्रांसपोर्टेशन थी 5 लाख। डॉलर था तब 50 रुपीज। कस्टम ड्यूटी थी तब 5%। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस फ्रॉम द इंडिया पोर्ट टू साइट 5,000 रुपीज दिए। कॉस्ट ऑफ इरेक्शन कमीशनिंग ये दिया है। स्क्रैप वैल्यू 2% ऑफ CIF है। एज ऑन डेट, ये हिस्टोरिकल डेटा दिया है जब भी परचेज किया होगा 2011 में। ओके, आज के डेट में डेटा है, उसकी FOB है 12 लाख। कॉस्ट ऑफ मरीन ये है $60 रुपीज हो गया। कस्टम ड्यूटी 25% है। आज ट्रांसपोर्टर्स इंश्योरेंस कॉस्ट 30,000 है। इरेक्शन कमीशनिंग 20,000 है। यूजफुल लाइफ इसकी 20 ईयर्स है। FOB स्क्रैप वैल्यू आज की डेट की स्क्रैप वैल्यू है 5% ऑफ FOB। देखिए यहाँ पे अलग दिए है, इंडेक्स नंबर दिए है। सही है, तो आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट, व्हाट इज अ ग्रॉस ब्लॉक इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट?
इस मशीन के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में ग्रॉस ब्लॉक क्या होगा? ग्रॉस ब्लॉक मतलब कौन सा डेटा रिफर करना है आपके? हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल डेटा। जब ये परचेज किया था तब कितने में पड़ा था मशीन? ओके, ये एक जो फंडामेंटल है वो हम पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जिसका भी ग्रॉस ब्लॉक आ जाए वो मुझे बताइए। ग्रॉस ब्लॉक या नेट ब्लॉक दोनों फाइंड करना है तो कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। Cost of transportation and insurance. 6,45,000 gross block. ओके, 6 लाख समथिंग फाइंड करते हैं। देखो CIF वैल्यू दी है तो आपको ये मरीन कॉस्ट $500 ऐड नहीं करने हैं। अगर गलती से किया है तो आपकी गलती है। सर ग्रॉस ब्लॉक 6,45,000 देख लेते हैं सर मिनट। या सो 10,000 इंटू 50 5 लाख रुपीज, उस पे 25% कस्टम ड्यूटी, 5,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ये 15,000 आपकी इलेक्शन कमीशन कॉस्ट। तो आपका जो ग्रॉस ब्लॉक बना है इट इज अ 645। फाइंड द नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक मतलब ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस 5,000 अलग से ऐड किया, ऊपर हमने CIF कर दिया ना सर, इंश्योरेंस ऐड हो ये गया सर नीचे क्या दिखा है? फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू साइट। ये क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ मरीन फ्राइट एंड ट्रांस इंश्योरेंस। ये पोर्ट के आने के बाद का खर्चा है, सही है। तो ये तो होता है फॉरेन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक लाने का खर्च, कॉस्ट फ्राइट। इंडियन पोर्ट के बाद का लिखा है फ्रॉम इंडियन पोर्ट टू द साइट। ओके, फाइंड द नेट ब्लॉक। सिंपली टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड करना है आपको। आपको परचेज ईयर दिया गया है, उसके बेस पे आप एज फाइंड कर सकते हैं। मशीनरी की टोटल लाइफ कहाँ पे नहीं दी, कहीं पे या यूजफुल लाइफ 20 years दी है, तो यूज दैट लाइफ। स्क्रैप वैल्यूज में हम कौन सी? देखिए यहाँ पे स्क्रैप लिया 2% ऑफ CIF। आपकी CIF वैल्यू क्या आई थी? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए के 2% यू हैव टू यूज एज अ स्क्रैप वैल्यू। सर पर वो तो पहले के टाइम में थी स्क्रैप वैल्यू, पर एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक, उस नेट ब्लॉक बुक्स ऑफ अकाउंट का वर्ड है, वहां सारे हिस्टोरिकल डेटास आप यूज करेंगे, सही है। आपको DRC नहीं फाइंड करनी है, डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर DRC फाइंड करनी है तो आज के डेटा यूज करते हैं आप। खाना थोड़ा सा खाया, चावल खाया थोड़ा सा, बस हो गया। बना दोगे तो पी लेंगे इतने। फारूक जी हमें भी भेज दीजिएगा, हम भी भूखे हैं। ठीक सर, लीजिए। ओके, सो क्या था? स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10,000। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होगी आपकी? जो 6,000 सॉरी 6,54,000
45 लाख थी, उसमें से 10,000 निकाल देंगे, 6,35,000। डेप्रिसिएशन पर एनम आपका जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है डिवाइडेड बाय 20, दैट इज योर लाइफ, वो करेंगे 31,750। तो 31,750। आपकी एज आज की डेट में क्या होगी? 11 साल। 11 साल। ओके। डेप्रिसिएशन क्या होगा? 3,49,250। 3,49,250। तो नेट ब्लॉक क्या होगा? ग्रॉस ब्लॉक माइनस डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन, नॉट डेप्रिसिएशन। जी जी। ओके, सो आंसर इज 29। ये एमसीक्यू क्या होते हैं यार, आपके वर्डिंग पे बहुत हो जाता है, सही है? तो हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है, अपनी जगह, सो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। बाकी बहुत कुछ हमें पता ही होता है, बट सही मीनिंग सही जगह का नहीं पता होता है, या सही जगह का सही मीनिंग पता नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज फाइंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू। ओके, डेटा इज गिवन टू यू, आज की डेट का डेटा दिया है, फाइंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू। 2 दिया है, इंडेक्स नंबर भी दिया है आपको, और 9,37,500। सही है। सिमिलर मशीन्स का दिया है, तो रिप्लेसमेंट वर्ड जब भी होता है तो सिमिलर एसेट का फाइंड करना है। यहाँ पे एफओबी दिया है और मरीन कॉस्ट दिया है, तो एफओबी में मरीन कॉस्ट अब ऐड होगा। 9,37,500। या लेट सम कैलकुलेट, कुछ लोग कैलकुलेट कर देते विथ इनफ। देखते हैं क्या आंसर है। चाय रहने दो। नहीं आने दो। ठीक है ठीक है। $9,60,500। या किसी और का? लगते हैं 2-3 बच्चे ही यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, बाकी सब वेट करते हैं कोई आंसर बोले। ओके, सो आपके जो CIF वैल्यू थी वो एफओबी प्लस हॉस्टल, तो 12,500 आपकी CIF वैल्यू हो गई। ओके, ये अभी शायद जरूरत नहीं है इसकी। ओके, तो आपकी CIF वैल्यू 12,500 इंटू 60, सो आपकी CIF वैल्यू इंडियन रुपी में हुई 7.5 लाख रुपए। 25% आपकी इनकम ड्यूटी, सॉरी कस्टम ड्यूटी पे की आपने, 1,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कॉस्ट, 20,000 आपने ये पे किया, और आपका आंसर आया 9,60,500। सो यहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई है। तो शायद ये सीट एक्सेल सीट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, थोड़ा ढूंढ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए, रिप्रोडक्शन कॉस्ट पूछा है और जो डेटा दिया गया है उसे स्टडी कीजिए, तो यू विल गेट इजीली आइडिया। लास्ट सम में भी हमने ऐसा ही किया था, टू फाइंड द रिप्रोडक्शन कॉस्ट। रिप्रोडक्शन कॉस्ट पूछा है और इंडेक्स का डेटा दिया है, तो दैट इंडेक्स नंबर यू हैव टू यूज टू फाइंड द रिप्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज है जिसमें यही लॉजिक यूज होते हैं। वहां पे फिगर्स अलग होंगे, फिगर में भी अ चेंज, बट फंडामेंटल जो प्रोसीजर है विल रिमेन सेम। $2,32,000। ओके, सो पहले से आपको फाइंड करना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 32,000। क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? 1.6 या ऐसा ही कुछ आना चाहिए। या 1.6 आ रहा है। ओके, अब ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है आपके पास? 6,45,000। क्या? 6,45,000।
अरे ऐसा भी थोड़ा कुछ होता है यार, गलत जवाब। अगेन कीप इन द माइंड, क्या आप जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपकी हिस्टोरिकल एक्चुअल प्राइस पे मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉट दिस ग्रॉस पे। So you have to multiply with a 10,000. So आपकी CIF वैल्यू 10,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 1.6, so आपकी CIF वैल्यू अब बन जाएगी 16,000। ओके, 16,000 को यू कन्वर्ट इनटू द टुडेज करेंसी रिपोर्ट 60 रुपीज से, वो हो जाएंगे 9,07,000। एड द as on custom duty as on today 25 lakhs, sorry 25%। बाकी जो कॉस्ट दिए है वो ऐड करते रहिए, तो आपकी आंसर आएंगे 12,23,000। ओके, अब दो वैल्यू मिले हैं आपको, रिप्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कौन सी वैल्यू आप यूज करेंगे वैल्यूएशन पर्पस के लिए? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आपको पूछा है फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन एंड DRC, तो क्या कैलकुलेशन में लेंगे? 9 लाख या 12 लाख? 9 लाख। 9 लाख। सो फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन यूजिंग द रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड फाइंड द DRC। ओके, स्क्रैप वैल्यू आपको दी गई है, क्या दी गई है? 5% ऑफ FOB। सही है, हाँ बोलिए। सर रिप्रोडक्शन कॉस्ट दोबारा एक बार कैलकुलेट। देखिए आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया था? 1.6। राइट, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे मल्टीप्लाई होगा? हिस्टोरिकल वैल्यू से। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है? 10 लाख, सॉरी 10,000 USD। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 से, तो क्या आएगा? 16,000। मतलब आज की डेट में इसकी CIF वैल्यू है 16,000। ओके, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है CIF वैल्यू से। सही है, तो 16,000 आज की आपको CIF वैल्यू आ गई। सो कन्वर्ट कीजिए इन रुपी विद 60, सो इट इज 9.6 lakhs। आज की डेट का कस्टम ड्यूटी 25% के हिसाब से 2.4 lakhs। आज के जो भी अदर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन 3,000, इरेक्शन कमीशन 20,000, तो टोटल हुआ 12,23,000। क्लियर? Okay, so now we are adopting replacement cost for the finding the total depreciation। आज की डेट में आपको स्क्रैप वैल्यू दी गई है 5% ऑफ FOB। ओके, अगेन मिस्टेक मत कीजिएगा कि ऊपर वाली 2% ऑफ CIF ले लिया आपने। नाउ वी आर वर्किंग विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वी आर नॉट वर्किंग विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो आज के डेटा आपको यूज करना है, और आज की डेट में स्क्रैप वैल्यू है 5% ऑफ FOB। सो जो हमारी FOB थी $1200, उसको कन्वर्ट कीजिए रुपी में, तो क्या आएंगे? आप बोलिए। 36,000। सो वो आपके फिगर्स आई है 7,20,000 और उसके 2%, सो दैट इज 36,000। सो डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या बनेगी अब? 9,60,000 minus 36,000। हाँ, बट फिगर्स। ओके, सो दिस इज 9,24,000। डेप्रिसिएशन पर एनम क्या लगेगा? लाइफ कितनी बताइए आपको? यूजफुल लाइफ 46। यूजफुल लाइफ गिवन इज 20 years, तो आपका 6225 डेप्रिसिएशन पर एनम रहेगा 46,000। टोटल डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? आपकी एज क्या है? 11 साल। 11 साल। सो उसे 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है, कुछ नहीं। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 508,475। DRC क्या है? बहुत सिंपल है, तो इक्वेशन ही लगाना है। 508,475 645 minus
4 लाख 1,36,525। 1 लाख कैसे आएगा? 4 9 lakh. लाख में से, हाँ, Oh, 9 lakh, sorry. 42,000. 4 लाख 16,000. 4,52,000. Yeah, that is the answer. Oh. Okay, so any doubt, any questions again? सर मैथमेटिक्स के इतने कॉन्फिडेंस होने के बावजूद कुछ भी इतनी स्पीड से नहीं कर पा रहा मैं. What would you advise? Practice make man perfect. Hard work, no option of a hard. Okay, देखिए हमारे जो IBBI के records है, I think so there is a 1% above the 82 years and there is a 1% in range of the 76 year and many more percent above the 60 years. So और मुझे जब पता है, जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है उस बंदे से जो बड़ौदा से ही है at age of the 76%. उसके हाथ में वो डिजीज है, क्या बोलते हैं, हाथ हिलता रहता है. आई थिंक तो पार्किंसन ऐसा कुछ नाम है ना उसका. हाथ हिलता रहता है हमेशा. पार्किंसन. देन ऑल्सो उसने लैपटॉप पे बैठ के आंसर दिए, मतलब कंप्यूटर के बैठ पे आंसर दिए. उसका हाथ तो मैंने कई बार देखा था, वो बी क्लिक करने जाता है और बाजू वाला एन या बी क्लिक हो जाता था उससे. सो ऐसा कुछ नहीं है. मोटिवेशन के लिए थैंक यू सर. सही, वो बड़ौदा का ही था और मुझे 1-2 बार मिलने भी आए थे वो बुजुर्ग. गुज्जू भाई तो नहीं था सर? सर बीडी अग्रवाल जी, देखिए बीडी अग्रवाल जी. हाँ, बीडी अग्रवाल जी. हार्ट का उनका बाईपास सर्जरी हुआ 78 इयर्स के. 2 एसेट क्लास में क्लियर कर चुके हैं, एक में रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो चुका है, तीसरे के लिए तैयारी कर रहे हैं. सर गुजराती तो नहीं है? वो बंगाली है. नहीं, बंगाल से बीडी गुप्ता सर. नहीं तो फाइनेंस के मामले में गुज्जू भाइयों का जवाब नहीं है सर. नहीं, वो अलग सी बात है, बट जो ब्रेन है वो बिहार में और वेस्ट बंगाल में है. सही है. नॉट फेयर सर. Yeah. So almost we are completing here आज का सेशन. अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको तो we can continue. बाकी जो केस स्टडीज है कल नहीं, मतलब जब भी नेक्स्ट डे होगा, सैटरडे संडे, एट द टाइम बाकी का सिलेबस खत्म करेंगे. ये सिविल के जो लैंड एंड बिल्डिंग में जो सेम क्लास आप ही लेंगे सर? नहीं, वो मैं नहीं देने वाला हूँ. तो अगर आप सिविल के लैंड एंड बिल्डिंग में लेते तो एक बार रिपीट हो जाता सर, तो पक्का हो जाता. हाँ, बट ऐसे स्पेशल क्लासेस हो सकते हैं. और आप बोला वो सही है, बट पर्सनली आई एम दैट मच एंगेज. बंसल जी को पता है, मैंने नाम बोल दिया था एक टाइम तो कि मार्च में ये चीज नहीं हो सकती. सही है, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अप्रैल में देख सकते हैं अगर कुछ टाइमिंग. एग्जाम होने के बाद क्या करेंगे सर? अभी तो जरूरत एग्जाम के पहले है. अब समझ सकता हूँ, बट 1-2 घंटे अगर कोई स्पेशल सेशंस करना है तो बिफोर ए मार्च बात करके हो सकता है, बट ऐसे पूरे दिन के सेशंस नहीं हो सकते. नहीं, पूरा दिन नहीं सर. इसमें तो मुझे तो जैसा मुझे लग रहा है सर कि जो टर्मिनोलॉजी काफी कंफ्यूजिंग है, सबसे पहले सारी टर्मिनोलॉजी को कंबाइन कर लें. नहीं, कोई बात नहीं. तो क्या नाम है आप? रवि पांडे जी. आपके जैसे जो भी 5-6 लोग या सब कुछ आना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, हम अलग से भी लेक्चर कर लेंगे. बट आप सबको बता दीजिएगा भाई हम ऐसे लेक्चर्स कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो जो भी अटेंड करना है वो कर लेंगे. भट्टागर साहब सुन रहे हैं? बट बिफोर मुझसे टाइमिंग ले लीजिए एक बार. सही है, बिल्कुल. ऐसा नहीं हो कि मैं आउट ऑफ स्टेशन और आपने डेट बता दिया. नहीं, मैसेज करके लेंगे सर हम लोग. वी आर थॉरोली जेंटलमैन. लास्ट बैच ही सर मैंने रायगढ़ से ली थी जी. नहीं, वी आर थॉरो जेंटलमैन सर. ऐसा नहीं, आपसे वी विल टेक परमिशन फ्रॉम यू. ओनली देन विल कांटेक्ट. नहीं, कोई बात नहीं. आई विल ऑलवेज सपोर्ट, बट ये मार्च एंड में थोड़ा हैक्ट्रिक होगा, बट वी विल ट्राई. आप मुझे डेट बताइएगा तो उस हिसाब से अगर 2-3 घंटे आई कैन स्पेंड तो आई विल डैम श्योर. ठीक है. थैंक यू सो मच सर. हाँ, थैंक यू सो मच. वेरी नाइस. आज की एक्सेल शीट को शेयर फोल्डर में सेव कर देंगे प्लीज. चेतन जी 1 मिनट होल्ड करिए. वैसे पांडे जी मेरा सजेशन ये रहेगा, अभी ये टू अर्ली है. अभी संजय सर की 3 दिन की क्लास रहती है, 2 दिन की क्लास रहती है, आप वो पूरा होने दीजिए. उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा. ग्राफ ठीक है सर, आज तो पहला दिन है. नेक्स्ट सेशन है ना सर, देखिए आज पहला दिन है. नेक्स्ट सेशन से ग्राफ ऊपर को बढ़ने वाला है. अभी तक ये 0 टच कर चुका है. जितना आप एग्जॉस्ट हो सकते थे हो चुके हैं. अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा. अब वो पॉइंट जो आता था ना, जो बिल्कुल
पीक पॉइंट जो नीचे के लिए है वो हो चुका है। अब ये साइन वेव ऐसे जाके अब ये ऊपर की तरफ टर्न करने वाली है नेक्स्ट क्लास से, लास्ट के 2 दिन। उसके बाद में आप लैंड बिल्डिंग का अटेंड करिए, सेम चीज अलग तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। देखिए जब आप फैकल्टी चेंज करते हैं ना तो आपको पता चलता है कि कहाँ पर मैं गलत हूँ। नहीं सर, दिक्कत उसमें ये होती है कि उसके अगला बाद अगर अलग तरीके से पढ़ाएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा सर। आप थोड़ा सा आप, हमें पता है ना सर, क्योंकि हम इस चीज के से गुजर चुके हैं और 18 क्लासेस हो चुकी है। उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो हम संजय सर के साथ जरूर मिलेंगे 2 या 3 घंटे के लिए, आफ्टरनून या सुबह। ठीक, थैंक यू वेरी मच। पहले जो हम लोग करने आए हैं पहले पिक्चर पूरी कर लीजिए। ठीक सर। पिक्चर पूरी होने से पहले आप क्लाइमेक्स बोलेंगे यार ये शत्रुघ्न सिन्हा तो मर गया है, अब क्या करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। पहले पूरा लास्ट ठीक है सर। हम भी अपने हिसाब से तैयारी करेंगे सर जी, क्योंकि ये नई चीज है हम लोगों के लिए, इट इज अ न्यू फील्ड फॉर अस। ये सभी के साथ ऐसा होता है सर। ये फर्स्ट 3 और 4 डेज में ग्राफ नीचे जाता है, एक पीक मिलता है, पीक से बाद आप सोचते हैं सब कुछ खत्म हो चुका है, यार मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा सबके साथ होता है सर, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो उसके बाद में एक पीक पॉइंट के जब नीचे आ जाता है डाउनवर्ड पॉइंट, वहां से फिर ग्राफ 3rd और 4th डे, 5th डे, 6th डे ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी जस्ट आप मैथमेटिक्स कल पढ़ा, आज आपने थोड़ा सा उसको टच किया। अभी जो आगे आने वाले दिन हैं 2 दिन संजय सर के, वो आप देखिए। उसके बाद में आप खुद बोलेंगे सर मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, अब हम क्लास करेंगे या नहीं। उसके बाद में ये सेम चीज अगर आप रिपीट करेंगे लर्निंग बिल्डिंग में, क्योंकि वो तो फ्री में ही हो रहा है, उसमें हमें कुछ टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संडे तक मेरे हिसाब से 27 तारीख तक संजय सर भी बिजी हैं बहुत ज्यादा। तो अगर आप 27 तारीख को क्लास खत्म होती है तो जरूरी नहीं कि आप 1st या 2nd को एग्जाम दे दें, आपको भी 3-4 दिन लगने वाला है। 31 मार्च जाने दीजिए, हम लोग 1st वीक ऑफ अप्रैल में दोबारा से ये रिफ्रेशर कोर्स करेंगे। तो 2 या 3 घंटे मैं संजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जरूर आएंगे। और आप लोग भी जब तक माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें क्या क्या डिफिकल्टी। एग्जाम की डेट उसके बाद बढ़ सकती है सर, जैसे अभी आप बोल रहे हैं 27-28 के बाद एग्जाम है। अरे आप जब मर्जी दीजिए एग्जाम, तो जितने बार मर्जी दीजिए, कोई मना ही नहीं है। और अगर उससे पहले क्लियर कर जाते हैं तब भी आप ये कोर्स अटेंड करिए, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम आने वाला है। अगर एग्जाम क्लियर हो गया तब भी नहीं क्लियर होता तब तो करना ही करना है। लेकिन अगर 90% क्लियर हो जाएगा आपका, अगर नहीं भी होता, अगर हो भी जाता है तब भी आप अटेंड करिए, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम प्रॉब्लम आने वाली है। लाइफ टाइम के लिए ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे करेंगे सर, उसको पक्का काम करेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। सॉरी टू इंटरप्ट सर, संजय सर। आप बोलिए। नहीं, अभी तो खत्म हो चुका है। ओके सर। मैं बोल रहा था ये एक्सेल शीट आप शेयर फोल्डर में रख देंगे। सर ये ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, आप देखिए। अभी वो वाला फोल्डर जो आपको दिया गया था ना, उसको खोल कर देखिए, उसमें एक चीज और ऐड हो चुकी है, एक विंडो और खुल गई है उसमें, प्लांटर मशीनरी। The one thing remarkable about today's class was speed उतनी ही आपने हमसे अपेक्षा की थी जितनी परीक्षा में हमको करनी पड़ेगी। I think thank you extremely for that. You are not lenient. Thank you. Yeah, welcome to all. So friends, अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आपका, संजय सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट। ये भी लोग सोचते हैं अब छोड़े तो सही है, आज संडे है जी सही है, तो कोई बात नहीं, we can end the meeting. Yeah, thank you very much sir. Sanjay sir, thank you very much. Highly grateful for today's session and very knowledgeable session. Thank you very much sir. Yeah. Thank you. Thank you Sanjay ji. Thank you. Yeah. Welcome to all. Thank you sir. Thank you sir.